Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. इन्वेस्टर सबसे पहले जुड़ता है, उसका रिस्क भी ज़्यादा है, ठीक है। वो अगर 10 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा तो हो सकता है एक आध सक्सेसफुल हो, बट वो 50x देगा, 50 टाइम्स। Welcome back to Gujarat Udyog Jagatni Charcha. We are in conversation with Mr. Mihir Joshi. I'm sure you loved the part 1 of this episode and you're going to love this even more. Okay, so without wasting even a second more, let's get rolling. Sir, as a founder head, अगर मैं पहनूँ और ये सवाल करूँ आपसे मैं, तो आपने कहा कि the journey is very rewarding, right? But at the same time मैंने काफ़ी VCs को भी ये बोलते हुए सुना है कि हो सके तब तक फाउंडर को खुद का ही पैसा लगाना चाहिए और बाहर से नहीं उठाना चाहिए। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? नहीं, ऐसा है कि ऐसा बोलते नहीं है। ये इसलिए होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप आता है, ठीक है, अगर मुझे लगता है कि ये अर्ली है, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं एक फ्री की सलाह देता हूँ, ठीक है, कि भाई अभी तो अपना पैसा लगाओ, कहीं से मिल जाता है तो ट्राई करो, बट एक लेवल तक आओगे ना तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये अगर कोई भी बोलता है ना कि खुद का पैसा लगाओ, ये हम भी बोलते हैं लेकिन अब जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर भी है ना वो भी स्मार्ट हो गए, ठीक है, और मार्केट में पैसा मिल ही रहा है तो क्यों अपना पैसा लगाएंगे। तो पहले ऐसा था कि 2-3 करोड़ अपना नहीं लग जाता था तब तक तो कुछ होता नहीं था। आज के दिन में भी ऐसा नहीं है कि बिना पैसे लगाए होता है। आप अगर 10 स्टार्टअप देखो तो 5-6 स्टार्टअप तो ऐसे ही है कि जिन्होंने अपना या अपने फ्रेंड्स रिलेटिव या उसको भरोसा कर सके उन लोगों से ही पैसा लिया। लेकिन 10 में से 4 स्टार्टअप ऐसे भी है कि जिन्होंने एक भी पैसा नहीं लगाया तो भी उनके स्टार्टअप एक लेवल तक पहुंच गए या बहुत आगे भी बढ़ गए। तो अगर ये कोई सलाह दे रहा है तो वो सलाह मान के चलिए कि वो जनरल एडवाइस नहीं है, मे बी उसको आपके बिजनेस मॉडल में अभी इतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, इसके लिए शायद बोलता है, अदरवाइज आज के दिन में वो नहीं रहा। वंडरफुल सर, मगर वैल्यूएशन की जैसे आपने बात करी कि एट डिफरेंट स्टेजेस अलग अलग, पहले एंजल इन्वेस्टर से शुरू होकर फिर सीरीज सीड ए सीड बी करते हैं, राइट। मुझे अब इसमें एक चीज़ ये समझनी है कि ये वैल्यूएशन कंपनी का कैसे डिसाइड होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक दोस्त का कंपनी है विच इज़ वैल्यूड एट से 100 करोड़, ही टुक दैन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, पर अगर आज वो कंपनी बेचने जा रहा है तो उसको 2 करोड़ भी नहीं मिल रहा है कंपनी का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और एज ए इन्वेस्टर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है कि आप वेंचर कैपिटल फंड चलाते हो ना तो आपके पास 5 से 7 साल का टाइम होता है। जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है एट एनी स्टेज, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अर्ली स्टेज में, क्योंकि इंडिया में 70% ऑफ द फंड जितने भी होंगे 70-80% फंड वो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपसे पहले कुछ एंजल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है,
फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 10% भी स्टेक लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टेक ले लूँगा तो बाद में नेक्स्ट राउंड नहीं होगा, क्योंकि फाउंडर ऑलरेडी 30-40% डाइल्यूट करके बैठा है। अगर आप तो नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टर बोलेगा कि अरे भाई हमको तुम ऐसे फाउंडर अच्छे लग रहे हो, लेकिन 40% तो तुम ऑलरेडी किसी को दे चुके हो, तो तुम्हारा इतना इंसेंटिव मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं और 25% लूँ। तो अब जो पहला राउंड वाला होता है, पहला नहीं कोई भी राउंड वाला होता है, वो 10 से 15% स्टेक लेता है। मैंने 10 करोड़ डाले, 10% स्टेक लिया, मैथमेटिकली वैल्यू हो गई 100 करोड़ की। अब पॉइंट ये है कि क्या मैं खुद मानता हूँ कि आज के दिन में 100 करोड़ की वैल्यू है? आंसर इज नो। कोई भी इन्वेस्टर, हाँ ठीक है, सब अपना अपना जस्टिफाई करते हैं, बट वैसा नहीं है। आप बिलीव करो कि वही का वही स्टार्टअप मार्केट में, चलो मैं फंडिंग नहीं उठाना है, मैं कहीं बेच के आता हूँ 100 करोड़ में, होगा? पॉसिबल ही नहीं है। 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ जो आपने बताया, 2 करोड़ भी कोई नहीं देगा। तो पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर जो इतना समझदार इंसान है, उसने 100 करोड़ का वैल्यू क्यों किया? बट उसके पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि वो 100 करोड़ की वैल्यू आज की नहीं है, वो एक होप है कि मैं 10 करोड़ डालूंगा तो कंपनी एक लेवल तक पहुंचेगी, ठीक है, तो मैं एक फ्यूचर होप पे पैसा डाल रहा हूं। और मैं नहीं, कोई भी इन्वेस्टर होता है वो आज चेक साइन करता है फ्यूचर होप में कि भाई ये टेक्नोलॉजी, ये प्रोडक्ट, ये बिजनेस मॉडल है तो कितनी बड़ी स्टोरी बन सकती है, कि बहुत बड़ी स्टोरी बन सकती है, कितनी, तो बोलेंगे कि हाँ 10,000 20,000 करोड़ कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि ठीक है, तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन में डाल देते हैं, तो इट इज ए फ्यूचर होप। हमारे बाद में, यानी हमारे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बाद में भी जो 50 करोड़ का चेक लिखता है, वो भी अगर समझ लो 20% नहीं 10% स्टेक लिया, ठीक है, तो भी वैल्यू 500 करोड़ की हो गई, ठीक है। 20% स्टेक लेगा तो 250 करोड़ की वैल्यू हो गई। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की वैल्यू उस टाइम में वो है? नहीं, वो तब वो नहीं है, वो भी फ्यूचर वैल्यू है। तो वीसी इन्वेस्टर्स वो इंडिया में नहीं, ग्लोबली एक फ्यूचर होप में पैसा डालता है। मैं आपको बताऊं, जैसे गूगल है, गूगल सबको समझ में आता है, मैं एग्जांपल देता हूं। गूगल है, फेसबुक है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं कि जो इन्वेस्टर ने देखा, ये देखा कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ चल रही है तो ग्लोबली चलेगी कि नहीं, तो आंसर ये है। ग्लोबली लोग यूज़ करेंगे कि नहीं, आंसर इज यस। अभी कमा रहे कि नहीं, आंसर इज नो, क्योंकि ये फ्री में थे गूगल, फेसबुक सब। तो इन्वेस्टर ने ये सोचा कि कोई बात नहीं, लोग अगर यूज़ करना चालू हुआ तो कमाने के मौके ढूंढ लेंगे, ठीक है। इसको इतना स्केल कर दो कि लोगों को इसकी आदत पड़े, ठीक। जैसे टिकटॉक है, तो टिकटॉक की वैल्यूएशन $multi-billion में पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो अब कोई भी टिकटॉक को, तब इंडिया में जब चालू था तब की बात कर रहा हूँ, तब कोई भी रील घुमा रहा था, एज ए लेमैन सोचेगा कि यार ये फ्री में क्यों सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, फ्री टाइप का मॉडल था। बट पॉइंट ये होता है कि चाहे गूगल था, फेसबुक था, टिकटॉक था, ये सारे मॉडल कंज्यूमर के लिए कभी भी फ्री रहे। उसके इन्वेस्टर्स ने भी जब पैसा डाला तब उनके कोई रेवेन्यू नहीं था, बट इन्वेस्टर ने इसलिए पैसा डाला, उन्होंने सोचा कि ये कितना बड़ा बन सकता है और क्या ये लोगों की आदतों में घुस सकता है कि नहीं। अगर वो हो गया तो कमाने के तरीके ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो हमेशा चालू होता है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, लेकिन आप एक चीज़ जो फंडामेंटल है ना, आप एक चीज़ से चालू करते हो कि कैन इट चेंज द हैबिट ऑफ द पीपल, कैन इट बिकम अ कंपल्सन, कैन इट बिकम सो लार्ज। तो जो स्केल होता है ना, वीसी इन्वेस्टर हमेशा स्केल देखता है। ऑल वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग फॉल इन प्लेस इफ यू अचीव दैट स्केल। So you have invested in like hundreds of startups, right? What are the top 3 things that you see in a startup while investing? स्टार्टअप में सबसे पहले अगर देखना हो ना, तो प्रोडक्ट मार्केट फाउंडर फिट, बिजनेस मॉडल, स्केलेबिलिटी। प्रोडक्ट मार्केट फाउंडर फिट यानी प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, ठीक है, राइट पेन पॉइंट है। फाउंडर मार्केट फिट यानी मार्केट को वो पसंद आ गया कि नहीं है, राइट प्राइस पॉइंट, ठीक है। और फाउंडर को वो मार्केट समझ में आता है कि नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कोई किसी सेगमेंट के लिए, यूज़र के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, अगर आपने वो जिया ही नहीं है कभी, ठीक है,
आप गरीबों के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाया लेकिन आप कभी गरीब ही नहीं थे, राइट? तो पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट मार्केट फाउंडर फिट नहीं है। तो हम ये चारों चीज़ें साथ में देख लेते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फाउंडर फिट। फिर बिजनेस मॉडल कि आप कौन सा अप्रोच लोगे टू रीच टू अ मार्केट। आप कोई भी प्रोडक्ट है 1 to 1 भी सेल कर सकते हो, आप एक स्केलेबल वे में भी सेल कर सकते हो, ये बिजनेस मॉडल हुआ, ठीक है। और स्केलेबिलिटी, तो बिजनेस मॉडल डिफाइन करती है कि स्केलेबिलिटी क्या रहेगी। लवली। द फ्लिप साइड, रेड फ्लैग क्या है? What is like one top thing that you when you see it in an the founder, you say no, this is not for me. रेड फ्लैग डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि हम फ्यूचर की स्टोरी और हमारे लिए नहीं, जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो फ्यूचर नैरेटिव पे होते हैं, ठीक है, कि इतना बड़ा मार्केट है। हमारे पास जो आता है उसने इतना तो कर लिया है कि जिसमें मैंने 3 चीज़ें बताई, प्रोडक्ट मार्केट फाउंडर फिट, बिजनेस मॉडल, स्केलेबिलिटी, ये मैं तुरंत ही समझ सकता हूँ। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि जिसमें आपके एक जो पास्ट इसने अभी कितना अचीव किया है, एक गट फीलिंग आने लगती है, केमिस्ट्री विद द फाउंडर, कि ये फाउंडर रियली सही फाउंडर है टू ट्रस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वेदर ही इज़ ए गो टू प्लेयर, ठीक है, फ्लेक्सिबल, एंड हाउ ही इज़ गुड एट टीम। तो वहाँ पर बहुत डिफ्रेंशिएटिंग आ जाता है और वो बड़ा रेड फ्लैग होता है। तो ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ रेड फ्लैग अलग अलग हो सकते हैं लोगों के। लवली सर, अभी एज एन इन्वेस्टर बात करते हैं। टुडे इफ आई एम एन इन्वेस्टर, आई हैव मनी विथ मी, whom should I approach, where should I go, how should I get an access to the startup ecosystem? देखिए, आप अगर इन्वेस्टर हैं लेकिन आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में कभी नहीं, और बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं, तो एंजल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बहुत सारे बने हुए हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि कुछ प्रोफेशनल लोग वो उन्होंने पब्लिकली ये डिक्लेयर किया है किसी भी स्टार्टअप के लिए कि आप स्टार्टअप प्रपोजल हमको भेजो, ठीक है, हम उसमें से क्यूरेट करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे, उसमें से जो लॉजिकल अच्छी स्टार्टअप होगी वो हम एंजल इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो कोई भी एंजल इन्वेस्टर्स है जिनको स्टार्टअप इवेल्यूएशन समझ में नहीं आता है, तो वो एंजल इन्वेस्टर्स जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके पार्ट बन सकते हैं, वो इंक्यूबेशन इकोसिस्टम में जुड़ सकते हैं। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर ने ये भी शुरू किया है कि वो एग्जिस्टिंग फंड लाइक अस, ठीक है, और बहुत सारे फंड है मार्केट में, 300-400 फंड के ऊपर तो एक्सपीरियंस्ड फंड है, तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो वैसे ही वेंचर फंड में, हाँ, वेंचर फंड में एक लिमिटेशन है कि रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं जुड़ सकता है। उसमें सेबी ने ये डिफाइन किया है कि आप मिनिमम 1 करोड़ के ऊपर का अगर इन्वेस्ट करते हो तभी वेंचर कैपिटल फंड का पार्ट बन सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन्वेस्टर को खुद एसेस करना पड़ता है कि वो राइट वेंचर फंड को पैसा दे रहे हैं, और दूसरी बात ये कि उसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालो 6 महीने में निकाल भी सकते हो, यहाँ पर क्या है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज पैसा दिया है, शायद 5-6 साल तक मुझे वेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए सेबी ने एक लिमिट रखी है। सर, आपने म्यूचुअल फंड्स की बात करी, एज एन इन्वेस्टर टुडे अगर मुझे रियल एस्टेट में पैसा डालना चाहिए, शेयर मार्केट में डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए, गोल्ड में डालना चाहिए या स्टार्टअप में डालना चाहिए, तो स्टार्टअप में डाला हुआ इन्वेस्टमेंट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्टर्स? देखिए, ऐसा है कि मैं सिंपल रिटर्न मीन्स गुजराती लोगों को मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ में आता है, ठीक है। जैसे गोल्ड में है तो पता है कितना मिलेगा, रियल एस्टेट में है तो इतना मिलेगा, स्टॉक में है तो डिपेंडिंग ऑन एक्सपर्टाइज क्या मिलेगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड में कितना देते हैं वो मार्केट का डेटा अवेलेबल है। स्टार्टअप का मैं लोगों को ये एजुकेट करता हूँ कि देखिए, अभी के दिन में वो एसेट्स एग्जिस्ट करती थी, रियल एस्टेट कभी भी एग्जिस्ट करता है, उसमें आप पैसा डालते रहिए, ठीक है। आप गोल्ड में भी डाल रहे हो, आप हर अलग अलग चीज़ में आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, जिसमें आप सोच रहे हो कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि हर एक में रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो एक नया एसेट क्लास खुला है, लाइक फॉर एग्जांपल आप एंटरप्रेन्योर हो, तो आज के दिन में डिजिटल एसेट्स है, तो मैं एंटरप्रेन्योर को ये बोलता हूँ कि तुम अगर अच्छी टेक्नोलॉजी जानते हो, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बनाए वो एसेट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आप एक को किसी को यूज़ करने के लिए दोगे तो महीने का 2 लाख रुपया देगा, लेकिन आप सॉफ्टवेयर को एक स्केलेबल वे में ग्लोबल मार्केट करो
तो ऐसे एक कस्टमर की जगह 1000 कस्टमर हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं। तो आपने काम तो एक बार ही किया, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, लेकिन आप ग्लोबली पैसा कमा रहे हो। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो वो क्या होगी, सॉफ्टवेयर एसेट होगी, वो आपको बहुत ROI जनरेट करती है, क्योंकि आपने एक टाइम डेवलप किया। फिर टेक्नोलॉजी सपोर्ट कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन आपको पैसा देती है। आपने वेबसाइट बना दिया, वेबसाइट पे आपके 1 लाख 10, 1 लाख 2 लाख 5 लाख यूज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा, एक वेबसाइट बना दिया, एसेट हो गई, ठीक है। फिर हर महीना 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया आ रहा है, वो एसेट है, डिजिटल एसेट। सो पॉइंट ये है कि आज के दिन में ROI जनरेट करने के लिए आप ये नए एसेट क्लास खोलें। अब पॉइंट ये है कि आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में कैसे डालोगे, तो आप ये देखोगे कि कौन सी स्टार्टअप एक रिलेवेंट टेक्नोलॉजी, रिलेवेंट सॉफ्टवेयर या रिलेवेंट बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है, जिसमें पैसा डालो, ठीक है। तो एक्सपर्टाइज लगती है, बट उसमें अगर वैल्यू क्रिएट होती है तो वैल्यू अर्ली इन्वेस्टर, जो एंजल इन्वेस्टर होता है, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर सबसे पहले जुड़ता है, उसका रिस्क भी ज़्यादा है, ठीक है। वो अगर 10 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा तो हो सकता है एक आध सक्सेसफुल हो, बट वो 50x देगा, 50 टाइम्स, ठीक है। जो लेट स्टेज में ज्वाइन करता है वो 10x कमाता है इन अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। तो पॉइंट ये है कि आज के दिन में ये बहुत बड़ा सेगमेंट है कि जिसमें बहुत बड़ा ROI कमाया जा सकता है। ठीक है सर, अगेन इसको हम म्यूचुअल फंड से अगर कंपेयर करें तो जैसे म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स हैं जहाँ पे एक इन्वेस्टर एज लो एज महीने का 500 रुपये की भी SIP कर सकता है। हाँ, तो ऐसा कुछ स्टार्टअप्स में है जहाँ पर एक छोटा इन्वेस्टर भी थ्रू सम मॉडल कैन इन्वेस्ट लाइक मंथ ऑन मंथ बेसिस लाइक SIP? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि वो हो भी सकता है, क्योंकि क्या है कि सेबी ने डिफाइन भी वैसे किया है कि जो ये एसेट क्लास समझते हैं वही इसमें जुड़े। कुछ प्लेटफॉर्म मार्केट में आ गए, एंजल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म टाइप के, जिसमें ये बोलते हैं कि भाई मुझे हर एक स्टार्टअप में छोटा सा 1 लाख का भी चेक दोगे तो चलेगा, विच इज़ लाइक अनेबलिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू स्टार्टअप। बट मैं उसको डिस्करेज करूँगा, क्योंकि क्या है कि आप स्टार्टअप में पैसा, जैसे म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हो तो आप एक सेफ्टी नेट ढूंढ रहे हो, ठीक है। जैसे मैं डायरेक्टली स्टॉक खरीदूंगा मार्केट में से तो प्रोबेबली आई एंड अप लूजिंग मनी, आई मे नॉट हैव एक्सपर्टाइज टू अंडरस्टैंड द मार्केट रिस्क। तो मैं SIP में दे रहा हूँ तो प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड मैनेजर कर रहा है। अब वेंचर फंड में तो सेबी ने लिमिट लगा दी है कि 1 करोड़ से नीचे कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टमेंट में कुछ प्लेटफॉर्म बन गए कि भाई हम सबसे 25-25 लाख कमिटमेंट ले रहे हैं, उसको कमिटमेंट बोलते हैं, लेकिन आपको 25 लाख देना नहीं है, आपको हम स्टार्टअप दिखाएंगे, उसमें आप 1 लाख डाल देना। तो आप SIP सोच के 25 स्टार्टअप में एक लाख डाल दिया। तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म खुले हैं, बट मैं इन्वेस्टर को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको स्टार्टअप रिस्क समझ में नहीं आता, रिस्क का मतलब ये हुआ कि किस स्टार्टअप में डालना चाहिए, किस में नहीं डालना चाहिए, ये समझ में नहीं आता है, तो आप उतने पैसे लेके ये स्पेस में मत जाइए। સર GCCIમાં આવી ઘણી બધી કંપનીઝ છે જે 5 કરોડ 10 કરોડ મે બી 25 કરોડનું કામ કરી રહી છે. હવે એમના માટે should they go for bank debt or a VC fund or SME IPO? Your recommendation? હવે એમાં એવું છે કે જનરલી જેટલી પણ SME હોય છે એમાં જો લેગેસી ટ્રેડિશનલ બિઝનેસીસ હોય, એટલે લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટીલ છે, ફોર્જિંગ કરે છે, અથવા તો પ્લાસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ છે, કેમિકલ્સ છે, કેપિટલ ગુડ્સ છે, તો આ બધા સેક્ટર કેવા છે, મોર ઓન કોમોડિટી બિઝનેસીસ. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે તમે છો એઝ એ SME, પણ એવા હજારો છે જે એક જ ડોમેઇનમાં ઓપરેટ થાય છે. તમારા ધંધાનો વિકાસ એ માર્કેટ સાયકલની અપ્સ ડાઉન્સ પર નિર્ભર છે. લાઈક કેપિટલ ગુડ્સ છે તમારા, અને રાજકોટમાં જેમ કે ઘણા બધા છે, રાઈટ, બરોડામાં પણ સરસ સારા એવા યુનિટ્સ છે. જ્યારે કેપેક્સ સાયકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ચાલતી હોય, દર 5 વર્ષે 1-1.5 સાલ સારું આવે, તો કેપેક્સ સાયકલ ચાલતી હોય તો કેપિટલ ગુડ્સની મૂવમેન્ટ બહુ ડિમાન્ડ આવી જાય. પછી કેપેક્સ સાયકલ ઢળી જાય અને એવું થાય તો પાછા તમારું ડાઉન ટ્રેન્ડ આવી જાય. સ્ટીલ હોય, સ્ટીલમાં કેવું છે કે જ્યારે સ્ટીલ પ્રાઇસીસ બહુ ઉપર જતું હોય ત્યારે તમને એમ લાગે કે સ્ટીલ પ્રાઇસ ઉપર ક્યારે જાય, જ્યારે ડિમાન્ડ હોય ત્યારે બધા સ્ટીલ પ્લાન્ટ સારું કરતા હોય.
પછી જેવી સાયકલ નીચે જાય ત્યારે તકલીફ ત્યાં સુધી આવે, કારણ કે સ્ટીલ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં તમે ગમે તે વેલ્યુ ચેઇનમાં હો, તમારી મેન પાવર કોસ્ટ, પછી એની ફ્યુઅલ કોસ્ટ, ઇટ્સ હાઈ એનર્જી કન્ઝ્યુમિંગ, રાઈટ. પછી ખબર પડે કે આપણે બ્રેક ઇવન લેવલનું પણ બિઝનેસ નથી કરી શકતા, કારણ કે સાયકલિકલ છે, રાઈટ. તમારી કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન ઘટી જાય. એવી જ રીતે કેમિકલ બિઝનેસીસ છે, કેટલાક સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ છોડી દો તો બાકી બધા કોમોડિટી બિઝનેસ છે, ગ્લોબલ સપ્લાય ચેન. અને બિલીવ મી, ગ્લોબલી ડિમાન્ડ સપ્લાયમાં ફક્ત 2 થી 3% પણ મિસમેચ થાય ને તો પ્રાઇસીસ હેમ્પર્સ લાઈક એનીથિંગ, રાઈટ. અને ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ એસ્ટિમેટ કે ક્યારે એ વસ્તુ આવશે, અને એ એસ્ટિમેટ પણ કરી લ્યો તો પણ કંટ્રોલ કરવું એ અઘરું છે. એટલે મોરોલેસ મોસ્ટ ઓફ ધ એસએમઈ બાય ડિઝાઇન વેન્ચર કેપિટલ કમ્યુનિટી અવોઇડ કરે. રીઝન કે યુ આર સબ્જેક્ટ ટુ ઇકોનોમિક્સ અપ્સ એન્ડ ડાઉન, દેટ ઇઝ નંબર 1. સેકન્ડલી, ધ કાઇન્ડ ઓફ ROI અ VC ઇન્વેસ્ટર સીઝ. VC ઇન્વેસ્ટર કેવું વિચારતા હોય કે ભાઈ મેં આજે ઇન્વેસ્ટ કર્યું તો હું 10x કમાઉં. હવે તમે કોઈ પણ મોડલમાં મેથેમેટિકલી તમે 5 વર્ષમાં 10x નો હિસાબ નાખો ને તો કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી તમને જે દેખાય, તો મેન્યુફેક્ચરિંગ વાળું કહે કે આટલું તો મારું ટોટલ રિટર્ન ઓન કેપિટલ એમ્પ્લોયડ નથી. રિટર્ન ઓન કેપિટલ એમ્પ્લોયડ એટલે કે લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એક પ્લાન્ટ અહીંયા નાખ્યો, હું પ્લાન્ટ અહીંયા નાખું છું, તો તમારું પ્લાન્ટ જેટલું કમાઈ શકે એટલું જ મેથેમેટિકલી મારો પ્લાન્ટ કમાઈ શકે ઇન આઈડિયલ સિનેરિયો, બરાબર છે. હવે સિલેક્શન ઓફ ડેટ ઓર ઇક્વિટી ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ ડેટ કેવી રીતે લેવામાં આવે કે ભાઈ ડેટનું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સમજી લો કે 12% હશે, પણ નેટ ઓફ ટેક્સ કરો તો લગભગ 7% થઈ જશે, રાઈટ. તો પોસ્ટ ટેક્સ 7-8% વિલ હેલ્પ. તો હું ડેટ લઈ લઉં એકવારનું, સો દેટ આઈ ડોન્ટ એન્ડ અપ પુટિંગ 100 crores, કારણ કે 100 crores પર જે ROI આવે એ નહીં આવે, પણ મારા 30 કરોડ અને બાકીનું 70 કરોડ ડેટ છે, ડેટ રિપોય થઈ જશે, તો મારો 30 કરોડ ઉપર ઇટ ઇઝ રાઇટ ROI, બરાબર છે. એટલા માટે ઇક્વિટી જે પૈસા લાવે છે ને એ પ્રમોટર પોતે જ લાવે છે. હવે સિચ્યુએશન એવી થાય કે સપોઝ યુ એન્ડ અપ ઇન ટુ અ ડાઉન સાયકલ, તો ડેટ પણ ભારે પડે. એટલા માટે VC ઇન્વેસ્ટર અવોઇડ કરે કે ભાઈ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી અ પાર્ટનર ઇન અ બિઝનેસ કે જ્યાં આ છે. પણ છતાં સારા યુનિટ હોય, ડેટ તો એનીવે ઇઝ અ કમ્પલ્સન, તો લગભગ બધા SMEs લેતા જ હોય છે. એના સિવાય SME IPO આજકાલ બહુ સારું સક્સેસ મળી રહ્યું છે માર્કેટમાં, તો એ પણ ઓપ્ટ કરી શકાય. એક લેવલની લાર્જ એન્ટરપ્રાઇઝ થઈ જાય, ઠીક છે, તો જેમાં એવું લાગે કે 2-3 વર્ષ પછી IPO પોસિબલ છે. એટલે ઘણા ટ્રેડિશનલ બિઝનેસીસ છે, એક લેવલ પછી શું છે કે એ લોકો એક એન્ટ્રી બેરિયર અથવા તો એક પેલું એક લાર્જ એન્ટરપ્રાઇઝ થઈ શકે. તો એમાં ઘણા બધા પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફંડનો ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે, કારણ કે એ લોકો એવું માને છે કે કંઈ વાંધો નહીં, 2 વર્ષે 3 વર્ષે આ કંપનીનો IPO આવશે. IPO હંમેશા એ છે ને મોનેટાઇઝિંગ છે. લાઈક તમને પબ્લિક પાસે ત્યારે જાઓ છો જ્યારે તમે ઓપ્ટિમમ વેલ્યુ લેવલ સુધી પહોંચાડી દો છો. સારા માર્કેટ કન્ડિશનમાં તમે પ્રાઇસ એટલી એક્સટ્રેક્ટ કરી લો છો કે જેમાં ઇન્વેસ્ટર્સ આપે પણ છે, રાઈટ. પબ્લિક એટ લાર્જ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બધા પાર્ટિસિપેટ કરે છે. તો જે પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફંડ્સ છે, જે લોકો એસેન્શિયલી વેન્ચર ફંડ છે, કેટલાક લોકોનું એવું થીસીસ જ હોય છે કે એવી કંપનીઓ સિલેક્ટ કરો જેમાં વેન્ચર કેપિટલ ફંડેબલ છે નથી, એ બધામાં મગજ નથી વાપરવાનું. 3 વર્ષમાં IPO આવે એમ છે કે નહીં આવે એમ છે તો અમારે 50 કરોડ ઇન્વેસ્ટ કરી લઈ લો, કારણ કે એમને ખબર છે કે IPO આવશે 5,000 કરોડની વેલ્યુએશનમાં IPO આવશે તો મારા પણ 50 કરોડના 250 કરોડ થઈ જશે, અને થાય પણ છે. અરે સર, એઝ અ pioneer venture capitalist, and as a leader today, your predictions for the future in terms of कि ये 5 सेक्टर्स में काफ़ी सारा फंडिंग आ सकता है, काफ़ी सारा ग्रोथ हो सकता है, काफ़ी सारा काम एज स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं, योर टॉप 5. सो सबसे पहले कंजम्पशन स्पेस लगता है. कंजम्पशन में कुछ भी आ सकता है, ब्रांड प्ले हो सकता है, हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल, एनीथिंग, रिटेल. सो एक कंजम्पशन है. लगता है कि नेक्स्ट 10 साल में इंडिया की जो GDP का ग्रोथ है, अब लास्ट 7-8 साल का भी ट्रेंड देखो, जितना भी हमारा GDP ग्रोथ है 50 to 60% कंट्रीब्यूशन कंजम्पशन का रहा है. जब भी इकोनॉमी ग्रो होती है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाती है, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन में ज़्यादा जाता है, एंड कंजम्पशन ब्रिंग्स फास्टर ग्रोथ. तो कंजम्पशन लेड बिजनेस मॉडल है.
तो वो उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आएगा। हेल्थ केयर है, क्योंकि इंडिया इज़ ए वेरी लार्ज कंट्री। हेल्थ केयर में आप देखो तो अक्रॉस सप्लाई चेन बहुत सारे बिजनेस मॉडल की जगह है, फ्रॉम द हेल्थ केयर एक्सेस, अनेबलिंग हेल्थ केयर एक्सेस, टू क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, to creating great insurance product, to creating supply chain, to medical devices, affordable medical devices। तो बहुत सारी जगह पर इनोवेशन हो रहे हैं, बिजनेस मॉडल इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन। सो हेल्थ केयर में बहुत पैसा आएगा। ESG क्लाइमेट ये है, तो इसमें बहुत सारी डिसरप्शन हो रहा है। और बहुत अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट की जो एनेबलिंग पॉलिसी मीन्स ग्लोबली अगर आप देखो तो इंडिया इज़ ओनली द कंट्री कि जो बढ़ चढ़ के ये बताया कि ESG इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ग्लोबली एवरीबडी, ठीक है। और हमारी पॉलिसी उस हिसाब से डायरेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये स्पेस में भी बहुत पैसा आएगा, और ये स्पेस में ग्लोबली पैसा आएगा, मीन्स ग्लोबल बहुत सारे फंड्स ये टारगेट करके बैठे। तो ये सेक्टर है ब्रॉडली, ये 3 सेक्टर लगभग बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो मेरे हिसाब से एनी एंटरप्रेन्योर अगर सोच रहा है तो ये स्पेस में अगर कुछ आइडिया एंड बहुत सारे आइडियाज भी है। Lovely. Thank you very much, sir. Sir, one last thing. Okay, your last final message to all the startup founders of Gujarat and outside. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा स्टार्टअप फाउंडर्स के या पोटेंशियल स्टार्टअप फाउंडर से, पोटेंशियल फाउंडर्स को बहुत इम्पोर्टेंटली ये सोचे, सुने और सोचें, और कि ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, बहुत रिवॉर्डिंग जर्नी है। हाँ, डिफ़िकल्टी है, लेकिन डिफ़िकल्टी उतनी नहीं है जिसके सामने जितना रिवॉर्ड है। तो लाइफ टाइम में इन अर्ली योर एज इट्स वर्थ टेकिंग अ रिस्क। आप रिस्क लोगे, रिवॉर्ड बिल्कुल आपको फॉलो करेगा। और बिलीव मी, आज के दिन में फेल्ड एंटरप्रेन्योर की भी बहुत वैल्यू है। तो आप फेल भी हो जाओगे मार्केट में। आप देखो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी मार्केट में अपनी क्लियरली अपने बायोडेटा में लिखते हैं कि मैं फेल्ड ट्वाइस, फेल्ड वंस, राइट। तो आज के दिन में लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप फेल हो जाइए, लेकिन स्टार्ट करिए। Thank you very much, sir. On behalf of GCCI and Gujarat Udyog Jagat Ni Charcha, thank you very much for coming here and spending your time with us. Thank you. Thank you. Thank you. નમસ્કાર ભાઈઓ અને બહેનો, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આયોજિત ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચાનો આ એપિસોડ આપ સૌના માટે ખૂબ જ જ્ઞાનવર્ધક રહ્યો હશે। મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો તેમ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ। વિકાસની આ હરણફાળમાં, વિકાસની આ યાત્રામાં ઘણા નાના મોટા પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય છે। ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી નાના મોટા વેપારીઓ તેમજ સરકાર વચ્ચેનો એક સેતુ છે, બ્રિજ છે। તે જવાબદારીના ભાગરૂપે ચેમ્બર દ્વારા વારંવાર સમાજના અગ્રણીઓ તેમજ કાયદાકીય નિષ્ણાતો દ્વારા માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવતું હોય છે અને યોગ્ય રજૂઆતો સરકારમાં કરવામાં આવતી હોય છે।
અમને ચોક્કસ ખાતરી છે આ શ્રેણી દ્વારા આપને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળ્યું હશે જે તમને તમારા વેપાર ઉદ્યોગમાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. મિત્રો, જીસીસીઆઈ દ્વારા એક નોમિનલ મેમ્બરશિપ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. તે દ્વારા નાનામાં નાના વેપારીઓના સશક્તિકરણ માટે ચેમ્બર દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે. આપ સૌને નમ્ર અપીલ છે કે આપ પણ સૌ નોમિનલ મેમ્બરશિપ દ્વારા ચેમ્બર સાથે જોડાઓ. સાથે સાથે જીસીસીઆઈ દ્વારા એક હેલ્પ ડેસ્ક પણ શરૂ કરવામાં આવી છે જેનો ઈમેલ એડ્રેસ સ્ક્રીન પર અવેલેબલ છે. તેના દ્વારા આપ સૌ આપના પ્રશ્નો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને મોકલી શકો છો. તેના યોગ્ય સમયસર ઉકેલ માટે અમે તત્પર છીએ. ફરીથી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. જય હિન્દ. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.